आइए ध्यान देंगे मेरे बातों को। मनीष शर्मा अब थोड़ा सा गपशप मत करें। इतिहास पाठ संख्या 13 हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ किया था। पिछले 2 दिनों से चर्चाएं चलती आ रही हैं इस पर। जैसे हमने महात्मा गांधी और महात्मा गांधी के परिचय और महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया कुछ क्षेत्रीय आंदोलन, जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, खेरा किसान आंदोलन, इसके अलावा हम लोगों ने रौलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड पर चर्चा पिछले क्लास में किया है। आज सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 13 में खिलाफत आंदोलन। नाम आप लोगों ने सुना होगा कि खिलाफत आंदोलन क्या है या खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक आज मेरा होगा खिलाफत आंदोलन। नया शब्द नहीं है, शब्द बड़ा पुराना है। खिलाफत आंदोलन, और यह आंदोलन सबको पता है कि 1919 ईस्वी में हुआ था। नहीं, तारीख मत इसको बांधिए, आप ये जानिए कि खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 ईस्वी में। अब जानना है कि खिलाफत आंदोलन था क्या। तो सामान्य सी बात है, खिलाफत एक पद का नाम है। खिलाफत क्या है? जैसे हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब या पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर हैं। हमने कहा था क्लास 11 में पढ़ाने के क्रम में कि पैगंबर साहब की जब मृत्यु हो गई, उनका इंतकाल हो गया, तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने अपने इंतकाल से पहले किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। तो उत्तराधिकारी घोषित न करने के कारण उनके इंतकाल के बाद एक पद का सृजन किया गया। उस पद का नाम था खिल्लत। उस पद पर बैठने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति को कहा गया खलीफा। एक खिल्लत नामक पद का सृजन किया गया और उस खिल्लत नामक पद पर ओहदा पर बैठने वाला व्यक्ति खलीफा कहलाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद या साम्राज्यवादी होड़ के परिणाम स्वरूप या प्रथम विश्व युद्ध का मूल कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अलग बात है किसका तत्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड अपने एक नई राजधानी बोस्निया की राजधानी सर्बिया सेराजेवो घूमने गया था। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो घूमने गया था, पता होगा 9 में पढ़े होगा लोग। वहां पर एक काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन था, उसने मार दिया। इसने कुछ कहा कि शर्त पूरा करो, नहीं किया। विश्व का माहौल ऐसे ही गड़बड़ था, तो तत्कालिक कारण बना। लेकिन इसका मूल कारण था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। साम्राज्य विस्तार की ओर प्रथम विश्व युद्ध के मूल में था। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने मुसलमानों के साथ एक वादा किया था, समझौता किया था कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करें। भारत के मुसलमानों ने कहा कि आप हमको सपोर्ट करें, हम आपके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हितों पर, धार्मिक हितों पर प्रहार नहीं करेंगे। बात समझ गए? मतलब अंग्रेजों ने भारत के मुसलमानों से समझौता किया। समझौता यह किया कि आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करें, सपोर्ट करें। हम आपके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें 1918 ईस्वी में
प्रथम विश्व युद्ध क्या होता है, खत्म होता है। और 1919 ईस्वी में ब्रिटेन ने तुर्की के साथ एक संधि किया। मतलब 1919 ईस्वी में ब्रिटेन, आप जानते हैं ब्रिटेन को हम इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन और तुर्की के बीच क्या हुआ, एक संधि हुआ। उस संधि का नाम था शेवर्स की संधि। शेवर्स की संधि हुआ। इस संधि के द्वारा, शेवर्स की संधि के द्वारा जो तुर्की का खलीफा था उसके सारे अधिकार को छीन लिया गया। इन्हें कहा नहीं, वादा किया कुछ नहीं करेंगे, युद्ध में कुछ नहीं किया, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ एक संधि किया। संधि का नाम क्या था, शेवर्स की संधि। और शेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का जो खलीफा था, आपको पहले बता दिया हो, पैगंबर हजरत साहब के मरने के बाद उनका सारा पावर खलीफा में समाहित हो गया। तो खलीफा को पद से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और तुर्की के सुल्तान का सारा अधिकार, मतलब खलीफा का सारा अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया। और सभी लोग जानते हैं कि मुसलमान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते हैं। मुसलमान खलीफा को अपना क्या मानते हैं, धर्मगुरु मानते हैं। इस कारण भारत के जो मुसलमान थे विरोध कर दिया कि आपने तो हमसे वादा किया था कि आपके किसी भी राजनीतिक आर्थिक तो धर्म पर आपने प्रहार कर दिया। हमारा जो धर्म गुरु था उसके अधिकारों को आपने छीन लिया, उसको पद से क्या कर दिया, हटा दिया। तो भारत के मुसलमानों ने शेवर्स की संधि को अपने धार्मिक हितों पर क्या समझा, प्रहार समझा। और आपको बता 23 नवंबर 1919 की कहानी है। कब की, 23 नवंबर 1919 की कहानी है। यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना। कौन कमेटी बना, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना, दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, गांधी जी को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और इसी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने यह निर्णय लिया कि तुर्की के खलीफा को उसके सम्मान की वापसी के लिए, उसके पद पर पुनः उनको बैठाने के लिए हम सब क्या करेंगे, एक आंदोलन चलाएंगे। महात्मा गांधी को लगा कि अंग्रेज तो हिंदू और मुसलमान के बीच ऑलरेडी मतभेद पैदा कर दिया है, यही वह मौका है कि जहां हम हिंदू और मुसलमान को क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। तो गांधी ने अन्य बात को छोड़ दिया। कुछ लोग तो इसको धर्म से जोड़ लिया, लेकिन गांधी कहा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये तो हिंदू और मुसलमान की एकता का मुद्दा है। गांधी जी इसका नेतृत्व स्वीकार कर लिए। हालांकि अली बंधु ने यह इसको सबको ये करने का काम किया था, लेकिन राष्ट्र के नेता कौन बन गए, गांधी जी। और 1919 में तुर्की के खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए भारतीय मुसलमान अली बंधु के नेतृत्व और महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एक आंदोलन चलाया। उसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से। प्रश्न 2 नंबर का है, कई बार पूछा जा चुका है, दोहराने की जरूरत है। कोई अगर आपसे पूछे कि खिलाफत आंदोलन क्या है या खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, एक लाइन में अगर उत्तर देना हो तो खलीफा को उसके पद पर बैठाने के लिए भारतीय मुसलमानों ने महात्मा गांधी और अली बंधु के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को हम खिलाफत आंदोलन के नाम से, सबसे सटीक बात है ये। थोड़ा और अच्छा करना है तो मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले, अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले भारतीय मुसलमानों से एक समझौता किया और कहा कि आप हमको सपोर्ट करो युद्ध में, हम आपके धार्मिक राजनीतिक हितों पर प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटेन ने तुर्की के साथ 1919 में शेवर्स की संधि किया। और इस शेवर्स की संधि के द्वारा, तार्किक बात को जो लिखना है तो खलीफा के सारे अधिकार छीन लिए, सुल्तान को उनके पद पर से हटा दिया। क्योंकि तुर्की का खलीफा या तुर्की का सुल्तान पूरे इस्लाम जगत का धर्मगुरु था। इससे भारतीय मुसलमान के मन में रोष की भावना उत्पन्न हो गई। मुसलमानों ने 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया।
और महात्मा गांधी को इसको राष्ट्रीय नेता या अध्यक्ष बनाया गया। और इन्हीं के नेतृत्व में 1919 में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। अब प्रश्न है, तो खिलाफत आंदोलन का मांग क्या था, डिमांड क्या था? अगर आपसे पूछेगा ना कि खिलाफत आंदोलन का मांग क्या था, या मांग कहो तब या उद्देश्य कहो, उद्देश्य कहो तब, दोनों में कोई अंतर मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देता है। तो खिलाफत आंदोलन के मात्र 3 मांगे थी। पहला मांग था कि तुर्की का जो सुल्तान है, जिसको खलीफा कहते हैं, उसके पद को यथावत रखा जाए। तुर्की का जो सुल्तान है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, खलीफा, उसके पद को क्या रखा जाए, यथावत रखा जाए, माने उनको पद पर बैठा दिया जाए। दूसरा, जजीरतुल अरब जो इस्लाम का धार्मिक केंद्र है, जजीरतुल अरब जो इस्लाम का क्या है, धार्मिक केंद्र है, उसे मुस्लिम शासन के अंतर्गत या यूं कहें तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत रखा जाए। और खलीफा मुसलमानों के तीर्थ स्थान को क्या रखें, सुरक्षित रखे। यही इसमें 3 मांगे थी। लेकिन आपको बता दें, अंग्रेज तो बड़ा जाली था ही, फरेब था ही। हमने पहले ही आपको पढ़ा दिया है कि मुसलमानों का प्रथम खलीफा की बात करें तो नाम था अबू बकर, और अंतिम खलीफा था मुस्तफा कमाल पाशा। हाँ, जिसे तुर्की का अतातुर्क या तुर्की का पिता कहा जाता है। इसी मुस्तफा कमाल पाशा के सौजन्य से 1924 में मतलब खलीफा का पद क्या हो गया। और जब खलीफा के पौधे खत्म हो जाएगा, आंदोलन चलेगा। अंग्रेज ने ऐसा ऐसा षड्यंत्र चला के पद ही खत्म कर दिया गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, भारत सरकार अधिनियम 1919। हम एक चर्चा करेंगे छोटा टॉपिक पर, भारत शासन अधिनियम 1919। पूछा गया प्रश्न है कि 1919 के अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसका अन्य नाम क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसका रियल नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्या था इसका वास्तविक नाम? था मॉन्टेग्यू कौन था? तो भारत मंत्री या भारत सचिव था। आज चेम्सफोर्ड कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था या वायसराय था। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के नाम पर अंग्रेजों ने भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए 1919 ईस्वी में कानून पारित करके भेजा था। उसी कानून का नाम था भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्यों पड़ा था? 2 व्यक्ति के नाम पर पड़ा। मॉन्टेग्यू के था भारत सचिव। हमने कहा था पाठ 12 पढ़ाने के क्रम में कि 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, याद होगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठन किया गया था। गलती बोल रहा हूं। तो उस दोनों पद को एक कर दिया गया, हटा करके एक कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया। 12 पाठ में याद होगा, भारत सचिव। ठीक है, तो भारत सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। और कंपनी के कारोबार को देखने के लिए भारत में गवर्नर जनरल, जिसको 1858 के अधिनियम के द्वारा वायसराय कहा जाने लगा, वो थे कौन? वायसराय। इस दोनों के नाम पर एक अधिनियम बनकर आया 1919 में, जिसको हम भारत शासन अधिनियम के नाम से, हाँ वायसराय होगा, गवर्नर ही कह देते हैं, लेकिन वायसराय बहुत लोग कम लिख पाता है, लेकिन रियल नाम था, हम बोला हूँ वायसराय। अब यहां देखना क्या है, तो इसकी मुख्य बातें क्या थी?
मतलब सुधार करने के लिए अंग्रेजों ने जो योजना लाया, इसमें क्या क्या बातें थी? तो पहली बात थी तो प्रांतों के हस्तांतरित विषय, ऐसा विषय जिसको एक व्यक्ति गवर्नर के हाथ से दूसरे हाथ व्यक्ति के हाथ में टला जा सके, उस पर अधिकार क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। दूसरा, भारत के मामलों की देखभाल करने के लिए एक उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया और कहा गया कि उच्चायुक्त जो होगा भारत के देखभाल करेगा, भारत के मामलों में समस्याओं का समाधान करेगा, इसलिए इसको वेतन भारत से दिया जाएगा। तीसरा कहा गया विषय को 2 भाग में बांट दिया जाए, पूरे भारत का जो मुद्दा होगा केंद्रीय सूची में रखा जाए और जो किसी राज्य का विषय होगा उसको प्रांतीय सूची में रखा जाए। विषय को पहली बार यहाँ 2 भागों में बांटा गया। तीसरा मुद्दा था कि प्रांत में दोहरी शासन लागू कर दिया गया। दोहरी शासन मतलब यहाँ का शासन गवर्नर तो चलेबे करेगा, लेकिन गवर्नर के ऊपर भी, जैसे आज है मुख्यमंत्री शासन चलाते हैं, लेकिन नियंत्रण प्रधानमंत्री जी ना भी वो नहीं तो चलेगा। जैसे हमने कहा ना कि अधिकांश लोग जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 356 कहता है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संविधान के अनुसार शासन न चले, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास सिफारिश करेगा कि यहाँ के शासन अपने हाथ में ले लिया जाए। तो केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को बर्खास्त कर देते हैं और वहां के शासन को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन। संभव है चुनाव हो, लेकिन अगर सहमत सबका होगा चुनाव नहीं हो सकता है। नहीं कारण कई है, वहां भी कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं जहां बोलना शायद उचित नहीं लगता है। दूसरा, अनुच्छेद 365 के द्वारा भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। 365, 356 सभी लोग जानते हैं, 365 कुछ कुछ लोग जानते हैं। 365 है क्या? अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसी गाइडलाइन पर सभी राज्य सरकार को काम करना है, और यदि आप केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गाइडलाइन पर काम नहीं करते हो तो केंद्र सरकार मतलब सीधा कहना राष्ट्रपति, जो राज्य सरकार केंद्र सरकार को के बात को मानने से इनकार कर देता है तो उस राज्य की विधानसभा को बर्खास्त करके वहां के शासन को अपने हाथ में ले लेती है। यही बात है ना। तो यहाँ क्या है, सुधार अधिनियम विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, प्रांतीय और हाँ, लेकिन यहाँ एक फायदा मिला भारतीय को। अगर भारत के लिए बजट हो रहा हो, बजट का मतलब होता है सर 1 वर्ष के आमदनी और खर्चा का विवरण, तो बजट पर भारतीयों को बहस करने का यहाँ पर क्या मिल गया? अधिकार मिल गया, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं मिल गया। और इस अधिनियम में एक बात और कहा गया कि अब हर साल 10 वर्ष पर एक हम सुधार की जांच करने के लिए आयोग का गठन करेंगे, और जो यह बताएगा कि सुधार हो रहा है तो हम उस दिशा पर काम करेंगे, और सुधार नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? ब्रेक लगा देंगे, नया नियम लाके आएंगे। अंग्रेज देखा कि अब तो कुछ भी करते हैं तो भारतीय थोड़ा सा क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। भारतीय विधानसभा में, केंद्रीय विधान परिषद में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बार बार मांग कर रहा था कि देश मेरा है, तो बहस करने से केवल काम नहीं चलेगा, हमको वोट देने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इंग्लैंड में 34 आंदोलन में श्रमिकों को अधिकार मिल गया, 1918 में महिलाओं को मताधिकार मिल गया, और हम भारतवासी हैं, हमको मताधिकार क्यों नहीं मिलेगा? विश्व के सब देश में सबको मताधिकार मिलते जा रहा था, और भारत के लोगों को वो बोलने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया नहीं। और याद रखेंगे, आपकी सारी स्वतंत्रताएं व्यर्थ है जब तक आपको राजनीतिक और स्वतंत्रता न दिया जाए। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में आपकी सारी स्वतंत्रताएं बेकार हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता जब आपको मिलेगा तो आप सत्ता में शामिल हो पाओगे, और सत्ता में शामिल होकर के सरकार के नीतियों को जानोगे, और तब जाकर के गलत नीति होगा तब विरोध कर पाओगे। वही में से दलाली कमाएगा। अब अंग्रेज देखा कि काम तो गड़बड़ी हो रहा है। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्षेत्रीय टॉपिक है। हमने कहा जिस किताब से हम सब पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश के सागर यूनिवर्सिटी के टीचर लिखे हुए हैं,
तो कुछ तो अपना क्षेत्रीय नाम देंगे, लेकिन आप लोग हल्ला कर पढ़ा दे रहा हूं। रतौना आंदोलन क्या है? रतौना आंदोलन। नेता थे अब्दुल भाई गनी। क्या था रतौना आंदोलन? यह आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 की कहानी क्या, सुन लीजिए आप। अंग्रेज तो यहाँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, सिपाही विद्रोह के बाद शुरू कर दिया, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत कांग्रेस की स्थापना किया। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया। 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। गलत किस है? इतना ही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पहले मुसलमानों से जो वादा किया था, सपोर्ट करो हम तुम्हारा ये करेंगे, यह तो बंटवारा था एक तरह का। डफरिन ने तो कह दिया था कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है। कई लोग विरोध किए थे ताकि मुसलमान चढ़ जाए और हमारा क्या करे, सपोर्ट कर दे। लेकिन गांधी जब राजनीति में आ गए तो अंग्रेज का सब चाल को पलट दे रहे थे। तो अंग्रेज ने एक और चाल चली। रतौना जो मध्य प्रदेश में सागर जिला में एक छोटा सा इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। मुसलमानों की आबादी क्या थी? ज्यादा थी। इंग्लैंड सरकार ने सोचा, कंपनी ने सोचा, नियम बनाया कि रतौना में एक कसाई खाना खुलेगा। क्या खुलेगा? जिसको बुचर खाना कहते हैं। और यहाँ प्रतिदिन 1400 गाय को काटा जाएगा और इसके मांस को डिब्बा में पैक करके, डिब्बा बंद मांस करके विदेशों में क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। कि केवल और केवल गाय। हिंदुओं के हृदय को आघात पहुंचाने के लिए उसने सोचा कि मुस्लिम आबादी है, यहाँ काटेंगे तो हिंदू विरोध करेगा, हिंदू मुसलमान आपस में क्या करेगा? लड़ेगा और हम ताली बजाएंगे। लेकिन बात उल्टा हो गया। लेकिन नौजवान, आप लोगों की उम्र का एक नौजवान था, विद्यार्थी, 19 साल का मात्र उम्र था, अब्दुल भाई गनी। और उस समय भारत के हृदय, भारत की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार, उन्होंने सपोर्ट किया। और लिखा है, इनके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि जो बुचर खाना में जो केवल गाय कटेगी या जो डिब्बा में मांस बंद होगा, मुसलमान भाइयों, या अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का षड्यंत्र है। उस मांस में से इंडिया के मुसलमानों को या इंडिया के लोग तय को मांस मिलने वाला, इतना पैक होगा, कहाँ जाएगा? यूरोप के देशों में जाएगा। तो हम इसका सपोर्ट क्यों करें? देश में जितने भी गाय भैंस या जो भी काटा जाता है, उसका मैक्सिमम मांस डिब्बा में बंद होकर कहाँ जाता है? यूरोप में जाता है। तो जागो और अंग्रेजों की इस नीति का क्या करो? विरोध करो। मुसलमान सारा क्या हो गया? समझ गया। और वो चलो खाना खोलने का जो प्लान था अब्दुल भाई गनी की इस भाषण के बाद क्या हो गया? बंद हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की बातों को सुनकर क्या हो गया? बंद हो, समझा दिया। खाली गाय क्यों कटेगा? षड्यंत्र देखो इसका। सूअर क्यों नहीं कट रहा है? भैंस क्यों नहीं काट रहा है? क्योंकि यहाँ सीधा है कि हिंदू को के विरुद्ध में काम कर रहा है, हम मुसलमान के सपोर्ट में काम कर रहा है। यहाँ जो बनने का था, क्या नियम बना दिया? डिब्बा में बंद होगा, कहाँ जाएगा? विदेश, सब यूरोपियन खाएगा। तो हम क्यों करें सपोर्ट उसका? छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग आपस में क्यों लड़े? सारे वहाँ के मुसलमान क्या हो गए? समझ गए। और अंत में जाकर के इस बुचर खाना को क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। और रतौना आंदोलन भी अब्दुल भाई गनी के नेतृत्व में क्या हो गया? सफल हो गया। देखो, महात्मा गांधी अभी तक प्रयोग कर रहे थे। मुद्दा पर आइए। महात्मा गांधी अभी तक जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। हमने एक पुस्तक पढ़ा है, आधी रात को आजादी। आधी रात को आजादी, एक विदेशी राइटर है, बड़ी सच्चाई बात लिखा है उन्होंने। महात्मा गांधी काले थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेज के तरह अगर हम बिहेवियर चेंज कर लेंगे तो शायद वो हमसे ये करेगा। इंग्लैंड में पढ़ने गए, वो भी डिस्को में जाते थे, सेट बेट लगाते थे, वो भी मुर्गा का टांग खाते थे। हाँ, कहा लिखा है उन्होंने अपनी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखा है उन्होंने। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद वो अपने सामने हमको बिठाया। बुझ गई, ये तो नस्ल का प्रभेद करता है हम लोगों से।
ये सोचता है कि हम अपने सामने इसको खड़ा करा देंगे, बैठा देंगे तो मेरा सम्मान करना क्या कर देगा। तो गांधी आए तो उन्होंने क्या देखा, प्रथम विश्व युद्ध में भी कहा कि हेल्प करो, प्रयोग किया। अभी तक अंग्रेजों के साथ ही प्रयोग कर रहे थे कि इसको हम सपोर्ट करते, इसको दया मेरे प्रति आती है या नहीं। लेकिन 3-4 लात खाने के बाद इनको लगा कि ना, ये अंग्रेज कुछ हम अपना गर्दन काट के दे देंगे, लेकिन ये चुट्टा हमको सपोर्ट करने वाला वैसे नहीं है। और एक बहुत बड़े यूरोप के नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था इंग्लैंड बनियों का देश है। गांधी ने अपने भाषण में कहा इंग्लैंड क्या है, बनियों का देश है। ये मैं नहीं कहता हूं, एक यूरोप के ही बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा। और आप जानते हो कि एक बनिया बाजार में तब तक रहता है जब तक उसके माल की बिक्री होती है। माल की बिक्री बंद हो जाने के बाद वह बनिया बाजार छोड़ के क्या होता है। गांधी ने कहा कि अब तक अंग्रेज भारत में शासन इसलिए कर रहा है कि हम उसको शासन करने में सपोर्ट कर रहे हैं, माने सहयोग कर रहे हैं। यदि हम सब उसका सहयोग करना क्या कर दे, छोड़ दे, बंद कर दे, तो अंग्रेज स्वतः हमारे देश को छोड़कर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। गलती किसे है। तो इंग्लैंड बनियों का देश है, किसने कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। तो गांधी जी ने एक असहयोग की बात किया। क्या बात किया कि अंग्रेज को यदि भारत से भगाना है तो उनके साथ हमें असहयोग की नीति अपनानी पड़ेगी। मतलब वो कोई काम करे हमको सपोर्ट ना करना पड़ेगा। मालूम है, किसी से दोस्ती तोड़ना है तो सबसे आसान तरीका लड़ाई की कोयले बिना हो छूट जाएगा। इग्नोर करते चलो उसको, वो भूल जाएगा वही हमारा दोस्ती करेंगे ना चाहिए। हमको जिस समय पढ़ने की बात होती है कोई जाके बतिया लाता है तो हम आराम से क्या करते हैं, हम बतियाते रहते, मोबाइल लेकर कुछ करते रहते हैं, किताब खोल लिए। अच्छा, वो भूल जाता है कि हमारे से बतिया के मन ना, कभी मन नहीं है। हम भाई 9-2 घंटा पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा पाऊंगा। इतने बड़े विद्वान थोड़ी ना, भले ही अन्य लोग, हम तो पढ़ के पढ़ाने वाले लोग में से। और एक बात बता दूं, अच्छा शिक्षक बनने के लिए जीवन भर छात्र बना रहना पड़ेगा। जब तक आप छात्र नहीं बनोगे शिक्षक नहीं बन सकते हो। छात्र का काम है क्या करना, पढ़ना। देखिए हम की पुस्तक ले गए थे ना घर अपने, झोला से निकाले, मैंने पढ़ के आया। हाँ, टिक लगा के तो वही टॉपिक पर चर्चा करवाई। हालांकि स्मरण में रहता, इतना बैच में पढ़ा दिया स्मरण रहता, लेकिन एक बार देख लेने के बाद एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाँ, जो छूटा हुआ दिमाग में से क्या होता है, याद आ जाता है। बाकी प्रवचन तो अपना अनुभव का ही देता हूँ, ये प्रवचन नया लोग नहीं दे पाएगा। ये जितना अनुभव उम्र मेरा बढ़ेगा, प्रवचन की संख्या मतलब क्या क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो असहयोग, गांधी ने कहा कि अंग्रेज को भगाना है तो उसके प्रति जो सहयोग की नीति हम रवैया अपनाए थे हटाना पड़ेगा। असहयोग न सहयोग की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और आपको बता दें, इसी बात को लेकर अब एक कहानी हुई। सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहा हुआ था, कलकत्ता में कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में। अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। गांधी सभा में सम्मिलित हुए और सारा बात रखा कि अंग्रेज को यदि भारत से भगाना है तो हम जो सहयोग करने वाली रवैया अपनाए हुए हैं उस सहयोग करने वाली रवैया को क्या करना पड़ेगा, हटाना होगा। तो और सहयोग हम अब जोड़ देते हैं आंदोलन। क्या जोड़ दे, तो और सहयोग आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में विचार विमर्श हुआ। और महात्मा गांधी ने सितंबर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार को शैतान कहा। क्या कहा, और कहा कि एक शैतान को सहयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसको सहयोग देते हैं तो बाद में कोई कोई घटना दे देता है मेरे साथ कि हमको बड़ा क्या होता है, तकलीफ होता है। यहाँ पर कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस अधिवेशन में पारित नहीं किया। सभा खत्म हो गई। कहा कि विचार विमर्श तो हुआ, थोड़ा चिंतन मनन करेंगे तब ना अधिवेशन को पारित करेंगे। एक आंदोलन शुरू कर देंगे तो घटनाएं तो गड़बड़ा जाएगी ना। और पुनः दिसंबर
1920 में कांग्रेस का एक कहाँ अधिवेशन हुआ? नागपुर में। याद रखो, कलकत्ता में विचार विमर्श हुआ और नागपुर अधिवेशन में क्या मिल गई? स्वीकृति मिली। मतलब क्या हो गया? पारित हो गया। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी क्षेत्र और सभी जाति के लोगों ने फुल सपोर्ट किया गांधी की इस विचार को। इसलिए 1920 में महात्मा गांधी ने जिस आंदोलन को चलाया था, असहयोग आंदोलन, उसे प्रथम राष्ट्रव्यापी या जन आंदोलन के नाम से। तो 2 नंबर का प्रश्न आता है, 10वां लोगों से पूछा गया होगा कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन या प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, क्यों? तो पहला बात बोल्ट में जान लो कि असहयोग आंदोलन प्रथम राष्ट्रव्यापी आंदोलन था क्योंकि इसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी क्षेत्र, सभी जाति के लोगों ने हिस्सा लिया था। दूसरा, यह पहला आंदोलन था जिसे कांग्रेस कार्य समिति में विचार विमर्श हुआ और स्वीकृति। इससे पहले गांधी जो भी आंदोलन चलाए थे अपने मन से बिना स्वीकृति से चला दिए थे। स्वीकृति प्राप्त करके, लोगों का समर्थन प्राप्त करके आंदोलन को क्या किए थे? चलाए थे। गांधी आंदोलन को तो स्वीकृति मिल गई, अब हुआ तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम की हम बात कर ले। किस पर बात कर ले? कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। कितने प्रकार के? असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम रखा गया। एक कार्यक्रम था रचनात्मक, क्या था? और दूसरा विध्वंसात्मक। असहयोग आंदोलन में गांधी ने 2 प्रकार के कार्यक्रम रखे। पहला कौन था? रचनात्मक, मतलब कुछ निर्माण करने वाला, और दूसरा विध्वंसात्मक, मतलब तोड़फोड़ मचाने वाला। अब रचनात्मक का फायदा भारतीयों को होगा, अब विध्वंसात्मक को का फायदा भी भारतीयों को होगा, लेकिन नुकसान किसे होगा? ये दोनों का उद्देश्य था भारतीयों को फायदा पहुंचाना और अंग्रेजों को क्या पहुंचाना? क्षति पहुंचाना। इसका क्या था? मेन लक्ष्य था। तो आइए विध्वंसात्मक कार्यक्रम को पहले जाने, फिर रचनात्मक को तो जानिए लेंगे। विध्वंसात्मक कार्यक्रम में था, गांधी ने ऐलान किया कि आप लोग जितना भी अंग्रेजों से उपाधि लिए हैं उन सारे उपाधि को क्या कर दिया जाए? त्याग पत्र दिया जाए। 1 मिनट। हेलो, हाँ, खुश रहिए। आके कोचिंग में मिलिए, पहले कोचिंग में आके मिलिए पहले आप। हमने कहा कि विध्वंसात्मक कार्यक्रम में पहला क्या था? गांधी ने ऐलान किया कि जितना भी अंग्रेजों से आपने उपाधि लिया है, चाहे कैसर हिंद हो, सर हो, नाइटहुड हो, या जो भी उपाधि आपने लिया है, सारी उपाधि को क्या करो? कि आपने जो हमको दिया, प्रेम किया आपसे, आपने जो दिया हम आपको लौटा दिए, तो पहले का मतलब दूसरी टूटिए गया, बुझिए गया कि लौटा दिया मतलब हमारा से विचार मिल नहीं रहा है। दूसरा, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया जाए। हम न रखेंगे, पहले लोग राय बहादुर दयाराम साहनी, हम राय बहादुर न लिखेंगे अपने नाम के पहले। आपके विद्यालय में पढ़े, आपने डॉक्टरेट को पढ़े दिया, सीधे अपना नाम लिखेंगे रुपेश, डॉक्टर रुपेश नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में हमको वो मिला है। अंग्रेज हर गांव में एक अपना राजस्व संग्रह करने वाला गुमास्ता करता था ना, गुमास्ता फलना बाबू या गुमास्ता जी। नहीं, हमको गुमास्ता जी नहीं कहना, हमारा जो नाम वही कहना। सारे अब वैतनिक और अवैतनिक पद को त्याग दो। वेतन लेके काम करते वो पद को छोड़ देना है, और बिना वेतन के जो काम करते उस काम को भी क्या कर देना है? छोड़ देना है। विदेशी माल का बहिष्कार करो, स्वदेशी बनो। विधानसभा में क्या था? विदेशी माल का बहिष्कार करो। पर इंग्लैंड से कोनो सामान इंडिया में बिकाने आता, उस सामान को हम क्या करेंगे? नहीं खरीदेंगे। तीसरा, अंग्रेज करता क्या था कि भारत के लोगों को कर्मचारी में नियुक्त कर देता था और मेसोपोटामिया में ले जाकर के मजदूर के रूप में उनसे काम करवाता था। गांधी ने कहा कि मेसोपोटामिया में जो इंडियन सैनिक काम करते हैं, काम करना छोड़ दे। मेसोपोटामिया मतलब वर्तमान इराक में क्लर्क के रूप में आप काम करते हैं, मजदूर के रूप में आप काम करते हैं, काम करना क्या कर दे? छोड़ दे। तीसरा, मद्यपान निषेध। आप सब कृपया शराब न पिए, क्योंकि नशा के बाद इंसान की अपनी नैतिकता समाप्त हो जाती है।
शराब का विरोध किया गया। अगला, कर नहीं देना है सरकार को, क्योंकि सरकार को जब कर नहीं मिलेगा, पैसा उसके पास नहीं रहेगा, अपने आप को कमजोर हो जाएगा। पूंजीपति हम पर धौस इसलिए जमाता है क्योंकि उसके पास क्या है, पूंजी है। गांधी ने कहा कि हम सब टैक्स के रूप में हमसे पैसा लेके वो अमीर बनते जा रहा है, हम टैक्स देना क्या कर दें, छोड़ दे। और भारत के सैनिक विदेश में अंग्रेज का नौकरी करने से क्या कर दे कि हम रहे सिपाही तो हम यही काम करेंगे, विदेश में आपके हम लड़ने क्या करेंगे। ये कौन सा कार्यक्रम था, तोड़ने वाला। रचनात्मक कार्यक्रम में क्या था, तो रचनात्मक कार्यक्रम में था कि ग्राम पंचायत की स्थापना की गई, ताकि थाना में नहीं जाएंगे हम लोग के बीच अगर विवाद किसी प्रकार का हुआ तो मिल बैठ के विवाद समस्या का क्या कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। पंचायत की स्थापना, स्वदेशी का प्रचार स्वीकार किया गया। हथकरघा, चरखा को कहा, गांधी ने चरखा इस समय बांटा था, हथकरघा बांटा था, लोगों को सूत काटने पर बल दिया था। बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जैसे बिहार विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया, सबकी स्थापना यहीं पर गांधी के द्वारा ही कराया गया था कि अपना विद्यालय खोलो और अपने क्षेत्रीय भाषा में या मातृभाषा में बच्चों को क्या करो, पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारा अपना विचार व्यवहार संस्कार से पैदा होगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया गया, बल दिया गया। गांधी के कहने पर उस समय जैसे जो भी आप लोग जैसे छात्र थे, चाहे हाई स्कूल के छात्र हो या कॉलेज के छात्र हो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर दास, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अभी छात्र ही के रूप में थे। इन लोगों को गांधी के एक ऐलान पर इन लोगों ने आना क्या कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। शियारदास, मोतीलाल नेहरू जैसे विख्यात वकीलों ने वकालत करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जकरा जकरा बॉडी पर इंग्लैंड का कपड़ा था खोल लिया, आग लगा दिया उसमें, ना हमारे से नहीं, भूखले रहेंगे सुखले में हैं। हाँ हाँ, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। यहाँ पर एक मैं बात आपको कहना चाहूंगा, हमारे छपरा जिले के कैदी थे, मुजफ्फरपुर, नंगा विद्रोह कर दिया था। विदेशी कपड़ा मिलता था, खोल के फेलंगटे रहने लगा, कहा कि ना हम न पहनेंगे। अब तब से ही अंग्रेजों ने कहा कि बाप रे, गड़बड़ा गया काम, इतने कैदियों से भरा गया, पूरा कपड़ा खोल दिया, लगते रहने लगा सब। तो वहां उसको खादी का कपड़ा दिया है। देखना, कैद में जो भी होता है सबको खादी का कपड़ा दिया जाता है। तुरंत तो एक्शन लिया अंग्रेजों की, नहीं, सबको खादी का कपड़ा दो। मैं आगे पढ़ाऊंगा। एक बार लोटा विद्रोह भी किया था। पहले फूलहा लोटा मिलता था, हाथ में घुसा ले लोटा, बक्सर विद्रोह की तरह लगा दिया दनादन करने। तब फूलहा लोटा को हटाकर एल्युमिनियम वाला लोटा देना शुरू कि पचक जाएगा ही। तब फूलहा लोटा से एक लोटा पड़ गया, हर हर महादेव हो जाएगा। तो इसी समय नंगा विद्रोह भी किया था हमारे बिहार के कुछ जेल में बंद कैदियों ने। खादी का कपड़ा पहनना, खादी और चरखा इस आंदोलन में राष्ट्रीयता का क्या बन गया, प्रतीक बन गया। लेकिन आपको क्या बताऊं, 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी का 5 फरवरी 1922 की कहानी है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक चौरी चौरा गांव है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जुलूस निकाले थे। भाई आंदोलन है तो जुलूस तो चलबे करेगा। जोन जहां का नेता था जुलूस लेके जा रहा था। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जुलूस लेके निकले। 21 को पुलिस ने देखा, अवैध था सब, लाठी लिया, लगा खैरने कार्यकर्ता को। अब नौजवान था, शायद आप लोगों जैसा, कहा कि हमरा खैरेगा, उस लगा खैरने पुलिस। 21 को पुलिस 500 आदमी को खैर रहा है, इतना औकात अंग्रेज की। ई खैरा उल्टा उस होने से खैरना क्या कर दिया, अंग्रेज के सिपाही लगा भागने, भागता थाना में क्या हो गया, नुका गया। जैसे थाना में नुकाया, थाना बाहर तो हंडिल मार लगा दिया कि निकल भाई तोरा। था एक आध गो क्या सुमित, इसने उग्रवादी था एक आध गो, हाँ लगा दिया आगे। पेट्रोल लेके बहु आने वाला था, इसने आग क्या कर दिया, लगा दिया।
21 पुलिसकर्मी, एगो दरोगा भी थे, उसी में जिंदा जलकर क्या हो गए, मर गए। इसी घटना को चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से, इस घटना से गांधी जी बड़ा दुखी हुए, क्योंकि गांधी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, इसका नाम तो सत्य और अहिंसा। गांधी ने सिखाया था सबको, कुछ भी हो जाए हिंसा का रास्ता अपनाना। ये तो महाहिंसा हो गया। आप तोरे अनुसार सही है, लेकिन गांधी के अनुसार सही रहे तब ना। ये मेरे अनुसार सही है, तुम्हारे अनुसार सही है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार सही नहीं था। इस घटना से गांधी को बड़ा दुख हुआ। गांधी ने कहा यह आंदोलन क्या हो गया, हिंसात्मक हो गया। क्या हो गया, आंदोलन तो क्या बन गया, हिंसात्मक आंदोलन हो गया। और हिंसात्मक आंदोलन का भी सफल, गांधी ने आंदोलन को वापस लेने का विचार किया। कांग्रेस इस बात को समझ गया, तो कांग्रेस इस बात को समझते ही 12 फरवरी 1922 को वो वापस ले लिया। कांग्रेस ने आंदोलन को क्या ले लिया। जैसे ही कांग्रेस ने आंदोलन को वापस लिया, गांधी जी पर देशद्रोह का मुकदमा चला। अंग्रेजों ने कौन मुकदमा चलाया, देशद्रोह का मुकदमा चलाया, देशद्रोह। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी कहां चल गए, 6 वर्ष के लिए जेल में क्या कर दिया गया, था दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, गांधी के इस काम का मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, क्रांतिकारियों ने या उदारवादियों ने भी निंदा किया था। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यदि भारत एक विशाल देश है, अगर तमिलनाडु के एक गांव में छोटी सी कोई घटना घटती है और उसके साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाता, तो इससे बढ़कर कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। अरे तमिलनाडु वालों को सजा दो ना। घटना घटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, चौरी गांव में घटना घटा, तो चौरी गांव के लोगों को ना बांध के पीटो। तो बिहार के सीतामढ़ी वाला के बांध के पीटेगा तू, ये कोनो बात थोड़ी ना हुआ। मतलब दुख से उन्होंने ऐसा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि इससे अधिक शर्म की बात कुछ हो। अरे आंदोलन में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है। अब वही लोक क्रांतिकारियों का उत्साह तो बढ़ ही रहा था। अरे भाई 22 को जलाया, कल 220 को जलाएगा। अंग्रेजों के मन में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। और याद रखेंगे, भय बिनु होत न प्रीत, गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है, आदि कवि वाल्मीकि ने भी लिखा कि भय बिनु होत न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। और अंग्रेज के मन में जब तक डर पैदा नहीं होगा, तब तक शोषण की प्रकृति या प्रवृत्ति उनकी खत्म होने वाली नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस ने भी विरोध किया, कहा कि क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ता जा रहा था। अपने आंदोलन को तब रोका जब आंदोलनकारी का विचार एकदम चरमोत्कर्ष पर था। खैर, अब नहीं करना चाहिए बंद। अब हम बात करते हैं प्रभाव पर या परिणाम पर। असहयोग आंदोलन का प्रभाव या परिणाम क्या हुआ, क्या बोले हैं? नहीं बता रहा हूं। हम तारो कट्टर राष्ट्रवादी हैं, देश के विरुद्ध में सुनना नहीं चाहते हैं। गरम खून के हम भी लोग हैं, पता चलता ही हो कहते हैं सुन रहे हैं। तो बंद तो गांधी को यहाँ करना ही नहीं चाहिए। एकदम मोतीलाल नेहरू की बात स्पष्ट क्लियर अच्छा लगा कि जहां घटना घटी वहां के लोगों को दंडित किया जाए। गलती सही, वहां के लोगों को लगता है तुमको आंदोलन में नहीं रखेंगे। क्रिकेट में 11 प्लेयर खेलता है, जो गलती करता है उसको पर 2 साल 5 साल की रोक लगाता है कि पूरा 11 टीम पर या 15 खिलाड़ी पर रोक लगा देता है। कुछ टीम को भंग कर दिया जाता है। इसलिए कई लोग कहता गांधी बहुत प्रकार राजनीतिज्ञ था। ये अपन खाली पूजा करवाना चाहता था। अगर पूजा नहीं करवाना चाहते तो केवल गांधी के कहने से देश आजाद नहीं हुआ, जान लीजिए। अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते, राजगुरु सुखदेव, प्रफुल्ल चाकी जैसे नेता नहीं होते, जतीन दास नहीं होते, सूर्य सेन नहीं होते, तो गांधी का दिन था आजाद करा देने का। ये तो लाठी गोर पकड़ते थे, छोड़ दूं ना, इससे नहीं होता है। 1 मिनट बोलिए। अब ये भी बात आपका मैं काटूंगा नहीं। अगर सब रहता, गांधी नहीं रहता तो क्या होता? तो हो सकता है आजादी मिलती, देर से मिलती है। गांधी ने एक ही काम किया
राष्ट्रीय आंदोलन जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में था, गांव के लोगों से क्या कर दिया, जोड़ दिया। स्वतंत्रता की चस्का ना, जैसे बच्चा तब तक आपका थाली नहीं छीनता है जब तक चावल का टेस्ट नहीं लिया रहता है, और जैसे 6 महीने के बाद स्वाद दिवा दो ना तो कोनो खाएगा, थाली में मारेगा झापट्टा दे हमारा। गांधी ने चस्का लगा दिया जाति का। महत्व क्या हुआ, हम इसके महत्व की बात करें तो भारतीयों के मन में उत्साह पैदा हुआ। अंग्रेजों के प्रति जो, अंग्रेजों के मन के कारण भारतीयों के मन में जो डर था, गांधी ने इस आंदोलन में क्या कर, डर खत्म कर दिया। गलत सही, अब अंग्रेज से भारतीय डरता उड़ता नहीं था। जैसे बहुत पहले आप लोग पूछिएगा पिताजी से कि अंग्रेज कहीं पुलिस आ गया तो लोग अपना घर में लुका जाता था, और आज पुलिस आता है तो हम लोग को बंदर मदारी समझता, लड़का से वगैरह पीछे पीछे, पुलिस की गाड़ी आगे आगे, लड़का से वगैरह पीछे पीछे, लगता है पनामा वाला खेले खेला चलो लोग। हम लोग हीन दृष्टि से देखते हैं उसको अब, क्योंकि पहले पुलिस ठीक है गलती करता लेकिन ईमानदार था, पैसा नहीं लेता, तो पिटाई खा के जाता उससे भी घूस लेता है, जो पिट के जाता उससे भी लेता है। दा रोगा परिभाषा दे, दा रो के चाहेगा और रोते हुए जाएगा, पिटाई खा के उससे भी लेता है। आज जो पीट के गया तो है मार दली है तो ओकरा से 5 होता से 5 अल्लाह तब मैं होता हूँ। आज इसलिए प्रशासन के प्रति हमारे मन में नेगेटिव हो गया है। सरकार पेमेंट देती है इतना कि वह भरपूर खा सकता है, लेकिन अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए आम जनता को से पैसा लेके अपने पद के गरिमा को खत्म करते जा रहा है। चौराहे पर खड़े 10 रुपया फोरा के दिन गाड़ी कहे दिखाइए, बोले ईमानदार है, फोटो में कैद है, 3 बार आपको पैसा तो कैद रखा हूं, नहीं किसी को दिखाता हूं जानो, इसलिए कहीं दिखाएंगे तो हमरा पकड़ेगा तो या तुमको दिखाऊंगा। कहे जाइए जाइए, मुझे लगता नहीं कि हर दिन इस रास्ता से जाता हूं। हाँ गलत लोग इसको रखते हैं, कहीं वायरल नहीं करता हूं। राजनीति कहती है कि मुर्दा को जलाओ नहीं दफनाओ, जब मौका दे ये करो, ईमानदार हो तो ये करो। भय खत्म हो गया और पहली बार महिलाओं ने इसमें जोर जबरदस्त, क्योंकि महिला ही इस आंदोलन में बीपीएस में पूछा था काम क्या था, तारीख के दुकान पर जाके धरना दी थी। जो इसमें आंदोलन का हिस्सा नहीं था वहां पर जाके धरना देने का काम किया था। तो आज केवल असहयोग आंदोलन तक ही रह गया। कल प्रयास करेंगे 13 पाठ को पूरा पिंड करो।